कार्यक्रम आगे में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे समाज में बढ़ रहे एकल परिवार के चलन पर। साथ ही दिखाएंगे कि कैसा होता है किसी छात्र के लिए स्कूल का अंतिम दिन, और चर्चा करेंगे भोजपुरी फिल्मों के गिरते ग्राफ पर। एक समय था जब संयुक्त परिवार का चलन था। परिवार के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ता गया, जिसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ा। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी पुराने संस्कारों से विमुख होती जा रही है। एक जमाना था जब परिवार में कई लोग एक साथ रहते थे और परिवार हंसता खेलता था। लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। पैसे कम होते थे पर उसमें भी बरकत होती थी। घर में कोई खुशी की बात होती थी तो बाहर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज परिवार कितने छोटे हो गए और टूटते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते आज बिखरते जा रहे हैं। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी इत्यादि रिश्ते देखने में तो बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन उनमें मिठास नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है कि बस सब कुछ हमें मिल जाए। पीछे मुड़ के देखते तक नहीं कि हम अपनी इस विचारधारा से कितना कुछ खोते चले जा रहे हैं। आज जो हमारे एकल परिवार जिसको लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उसमें ये सब अवगुण आ रहे हैं। यदि अकेलापन में पति पत्नी बच्चे रह रहे हैं और उनके साथ यदि कोई दुखद घटना हो गई तो उन बच्चों का उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। आज टूटता संयुक्त परिवार एवं बिखरते रिश्ते का मुख्य कारण है रोजगार पाने की आकांक्षा, बढ़ती जनसंख्या तथा घटते रोजगार। परिवार के सदस्यों को अपनी जीविका चलाने के लिए गांव से शहर की ओर या छोटे शहर से बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है और इसी कड़ी में विदेश जाने की भी आवश्यकता पड़ती है। परंपरागत कारोबार या खेतीबाड़ी की अपनी सीमाएं होती है, जो परिवार के बढ़ते सदस्यों के लिए सभी आवश्यकताएं जुटा पाने में समर्थ नहीं होता। अतः परिवार को नए आर्थिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है। जब अपने गांव या शहर में नई संभावनाएं कम होने लगती है तो परिवार की नई पीढ़ी को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। जहाँ रोजगार उपलब्ध होता है वहीं अपना परिवार बसाना होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता कि वह नित्य रूप से अपने परिवार के मूल स्थान पर जा पाए। कभी कभी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर रोजगार करना पड़ता है। देखिए, ज्वाइंट फैमिली तो बहुत अच्छा होता है, जो पुराने समय से ही आ रही है। उसमें एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, प्रेम भाव बना रहता है और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन एकल फैमिली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एकल फैमिली में लोग अपने परिवार से मतलब रखते हैं और आसपास चाहे उनके और फैमिली जो होते हैं उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची होने के कारण बच्चों में संस्कारों का आदान प्रदान होता है। बच्चे संस्कारिक होते हैं, वे उनसे देखकर कुछ सीखते हैं। किंतु आज के समय में एकल परिवार का चलन बढ़ा है, जिससे एक परिवार में केवल माता पिता एवं बच्चे रहते हैं। पिता के नौकरी करने के कारण बच्चों पर वे ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनमें संस्कार की कमी देखी जाती है। कुछ बच्चों में तो यहाँ तक देखा गया है कि माता पिता के समय नहीं देने के कारण बच्चे चिड़चिड़ापन या अकेलापन के शिकार हो गए हैं। और कुछ बच्चों में यह भी देखा गया है कि माता पिता के गाइडलाइन के अभाव में वे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। वहीं संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन पालन बड़े बुजुर्गों के देखरेख में होने से वे गलत रास्ता में नहीं जा पाते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में बहुत सारे फायदे और नुकसान दोनों हैं। दोनों को लेके चलना होता है, बट आजकल के समाज में एकल परिवार को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं।
बट हमारी समझ से वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एकल परिवार में रहने पे खर्च थोड़ा सा पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित हो जाता है। बट उससे नानी दादा दादी इन सब का जो संस्कार प्यार है वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिनसे वो लोग दूर हो जाते हैं। जो भी समाज में या फिर हिंदू सभ्यता जो नानी दादा दादी से जो मिलते हैं वो सब वो बच्चों को नहीं मिल पाते। आजकल के कंप्यूटराइज युग में सिर्फ कंप्यूटर वीडियो गेम इन सब तक ही बच्चे सीमित हो जाते हैं। जो कहानियाँ होती थी किताबों में बच्चों को सुनाने के लिए पढ़ियों वाली, वो सब नहीं बच्चों को मिल पाते हैं। आज धीरे धीरे समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है, कुछ अपनी अच्छाई और चाहतों की वजह से तो कुछ लोग अन्य कारणों से। एकल परिवार का दंश बुजुर्गों को झेलना पड़ रहा है। बच्चों में बढ़ रही एकल परिवार के भावना के स्वरूप पिता और बच्चों के संबंध स्थिर हो रहे हैं। पारिवारिक विघटन से उत्पन्न इस रिक्तता को ओल्ड एज होम पूरा कर रहे हैं। तो देखा आपने समाज में एकल परिवार की स्थिति। अगर हमें अपने पारिवारिक विरासत और संस्कारों को बचाना है तो हमें संयुक्त परिवार के प्रचलन को बढ़ाना होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि स्कूल का आखिरी दिन कितना असहज होता है एक छात्र के लिए। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्कूल किसी भी छात्र के जीवन का अहम हिस्सा होता है। स्कूल ऐसी जगह होती है जहां वे अपने जीवन का सबसे लंबा वक्त तकरीबन 10 से 12 वर्ष गुजारते हैं और एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है स्कूल से जुड़े हर एक व्यक्ति से, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो या स्कूल का गार्ड ही क्यों ना हो। मगर इस सफ़र का एक आखिरी दिन भी होता है जब आगे बढ़ने की बारी आती है, यानी स्कूल से कॉलेज की ओर। स्कूल से विदा लेकर अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे का रुख करना होता है। वह दिन सबसे ज्यादा भावनात्मक होता है किसी भी छात्र या छात्रा के लिए। राजधानी पटना में इन दिनों एक तरफ बच्चों के नामांकन का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीनियर बच्चों के विदाई का। पास आउट बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए दूसरी जगह जाने को तैयार है। वहीं स्कूल प्रबंधन भी बच्चों के हर लम्हों को यादगार बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोई कमी ना रहे इसके लिए कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। राजधानी पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में सीनियर छात्रों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्कूल की प्राचार्या मीनू सिंह ने किया। इस मौके पर छात्र अभिभावक के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का आगाज भव्य रंगारंग कार्यक्रम से किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी मनमोहक अदा से डांस प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सीनियर्स ने अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए और विदाई के गानों ने सबके आंखें नम
इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से स्कूल प्रबंधन भी काफ़ी उत्साहित होते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही अभिभावक को भी अपने बच्चों के अनुभव को जानने का मौका मिलता है। आगे बढ़ने के लिए बच्चों को आगे जाना ही पड़ेगा, तो मेरी ये शुभकामना है कि अपने लाइफ में ये आगे बढ़ें और जो मैंने इनको बचपन से आज तक शिक्षा दिया एक अच्छे इंसान बनने का, वो आगे अपने परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपने देश की संस्कृति, अपने घर का और इस स्कूल का, इस राज्य का नाम को रोशन करें। ये मेरी शुभकामना है। मैं इस विदाई समारोह पर बच्चे जो पास आउट किए हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे चल के वो अपना स्कूल का नाम रोशन करें। पटना के मॉडर्न कॉम्पिटिटिव हाई स्कूल में भी छात्रों के हर लम्हों को यादगार बनाने के उद्देश्य से जूनियर छात्रों के द्वारा सीनियर छात्रों की विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य ने किया। इसके बाद जूनियर कक्षा के छात्रों ने स्वागत गीत गाकर सीनियर छात्रों को विदाई दी। स्कूल प्रबंधन की ओर से प्राचार्य ने सीनियर कक्षा के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद सभी बच्चों को विदाई पुरस्कार दिए गए और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल का अवार्ड, जिससे बच्चों को के छात्रों को, छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई देता हूं। सम्मान पाकर बच्चे काफी खुश थे। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों की खुशी को देख प्रसन्न थे। बच्चे जिन्हें एक तरफ तो ऊंची उड़ान भरने के लिए अलग अलग स्कूलों में जाने की खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ अपने प्रिय दोस्तों से बिछड़ने का गम चेहरे पे साफ झलक रहा था। मैं इस स्कूल में LKG से पढ़ रहा हूं और मेरे पिता भी यहाँ इस स्कूल में पढ़ चुके हैं और दादा भी पढ़ चुके हैं इस स्कूल में, और मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले भविष्य में मेरे भी बच्चे इस स्कूल में ही पढ़ें। छोटे बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ के टीचर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं। इनसे अधिक लाभ अर्जित करें और अधिक से अधिक शिक्षा अर्जित करें। धन्यवाद। निश्चित ही इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही इनका मानसिक विकास भी होता है, जिससे उनके भविष्य की राह आसान होती दिखती है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना ही होगा, और एक छात्र जीवन के लिए यह बेहद जरूरी भी है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे गिरते भोजपुरी फिल्मों के ग्राफ पर। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कभी भोजपुरी भाषा में बनी फिल्में बिहार की शान हुआ करती थी, लेकिन आज भोजपुरी फिल्मों का बाजार खस्ता हाल होता जा रहा है। सैकड़ों फिल्में बन तो रही हैं, पर एक भी फिल्में अपनी लागत निकालने में सफल नहीं हो पा रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है भोजपुरी फिल्मों के गिरते ग्राफ का।
की पतर की रे, चौड़ी पतर की रे, मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के 5 दशक से अधिक हो गए हैं। 60 के दशक से लेकर आज तक लगातार भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हो रहा है। पिछले 1.5 दशक से हर साल तकरीबन 50 से 60 फिल्में बन रही हैं, लेकिन निर्माता भोजपुरिया माटी की खुशबू से विमुख होते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में तकरीबन 60 फिल्में बनी और रिलीज हुई, लेकिन एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। मुश्किल से 3 फिल्में ही सफल रही हैं, वे भी मुश्किल से अपनी लागत निकाल सकी हैं। बड़े बजट की फिल्में गिनती से बन रही हैं, वहीं फुहर और लचर तरीके से बनी भोजपुरी फिल्मों को दर्शक सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। खातिर यहाँ भेजले सपना रात में देखल जाला, दिन में ना। भोजपुरिया फिल्मों के निर्माता और निर्देशक मौजूदा दर्शकों की पसंद को समझ नहीं पा रहे हैं। वे वही घिसे पिटे फार्मूले पर ही फिल्म बनाने में लगे हैं। 80% फिल्में अपनी फिल्म की लागत नहीं निकाल पाती। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के जानकारों के अनुसार पिछले 2 साल से भोजपुरी फिल्मों का बाजार एकदम ठंडा है। पिछले साल भर में 4-5 बड़े ही बजट की फिल्म बनी। इसमें पवन सिंह की अभिनीत सत्या, खेसारी लाल की मेहंदी और निरहुआ की हिंदुस्तानी 2 चली। फिल्म वितरक बताते हैं कि इसमें भी किसी फिल्म के निर्माता को फ़ायदा हुआ तो किसी के वितरक को। बाकी फिल्में तो अपनी लागत भी नहीं निकाल सकी। कई लोग तो शौकिया तौर पर भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, महज अपना चेहरा बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए, जिससे फिल्मों का स्तर काफ़ी ख़राब हो जाता है। पर 2 साल पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल निरहुआ को लेकर बनी फिल्मों पर 2 से 2.5 करोड़ तक की लागत बैठ रही है। जब तो हीरोगिरी ना चली, हमारी हीरोगिरी देखबे का। हम कम मार बे सारे। फिल्म वितरक कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों से आज भी संभ्रांत समाज के लोग नहीं जुड़ सके हैं, इसीलिए सी ग्रेड की फिल्में अधिक बन रही हैं। आपकी भागत नहीं के मुअनी दरदिया हराम, हमार गायिका बने के सपना रहे। आज के दौर में अगर भोजपुरी सिनेमा को सर्वाइव करना है तो सबसे पहले तो फिल्म में नग्नता परोसा जो जाता है उसको बंद करना होगा और परिवारवाद को बढ़ावा देना होगा। पहले जो फिल्म आई है, कुछ फिल्म ऐसे आई हैं जैसे नदिया के पार हो गया, इस सब में परिवार को एकजुट होता हुआ दिखाया गया है। न उसमें भाषा का प्रयोग सही ढंग से किया जाता है, न उसका उपयोग सही तरीके से किया जाता है। लोग समझते भी नहीं है क्या सिनेमा दिखाया जाता है, वो भी कुछ नहीं समझ में आता है। और फिल्मों का बजट भी बढ़ गया है, लेकिन फिल्में कमाई नहीं कर पा रही हैं। जानकारों के अनुसार भोजपुरी फिल्में 30 लाख से 2.25 करोड़ रुपये तक में बन जा रही हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल निरहुआ को लेकर बनी फिल्में 50 लाख से लेकर 2.25 करोड़ तक की लागत आती है। वहीं आज से 5-6 साल पहले तक मनोज तिवारी और रवि किशन को लेकर बनी बड़े बजट की फिल्मों पर लागत 2.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक आती थी। कम बजट की फिल्में 30 लाख तक में बन जाती थी। पैदा ले लन और राधा के सर पे तो किशन के हाथ पा, राधा से बचावे किशन जरूर रही है। अभी के फिल्मों में अश्लीलता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले बिहार का सभ्यता दिखाई देता था उसमें, और